अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज की इस तवील लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर जो सूरह यूसुफ़ के ऊपर हम बना रहे हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है पूरी सूरह यूसुफ़ की, जिसकी ये थर्ड वीडियो है। अभी तक हमने देखा कि कैसे बनी इसराइल ने अपना कोवेनेंट पूरा करने के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किया था, तको दो कर रहे थे। और अभी तक बनी इसराइल को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ जो होने वाला है वो कितना अजीम काम होने वाला है। और ये काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से लिया। एक चीज़ जो हमें यहाँ पे समझनी ज़रूरी थी कि हमने वो याकूब अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर आर्क डिस्कस किया पिछली वीडियो में, जिससे हमें बहुत कुछ समझ में आया कि बाइबल किस तरीके से पैरेलल ड्रॉ करती है और कुरान किस तरीके से पैरेलल ड्रॉ करता है। लेकिन अब यहाँ से जो है बात सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस चीज़ की नहीं रह जाती। यहाँ से अब बात आ जाती है उस कोवेनेंट की पाया तकमील की, यानी वो जो वादा पूरा होना था, वो प्रॉमिस लैंड जो बनी इसराइल को मिलनी थी, कनान की ज़मीन। सवाल तो ये आता है कि बनी इसराइल तो वहीं रह रहे थे, तो फिर बिल आखिर बनी इसराइल को वहाँ से निकाल के इजिप्ट क्यों पहुँचाया गया, और इजिप्ट पहुँचाने का प्रोसेस इतना ग्रेजुअली क्यों किया गया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ भेज के। वो अगर चाहते अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सबसे पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ना भेज के पूरे बनी इसराइल को याकूब अलैहिस्सलाम के साथ ही वहाँ पे ले चलते। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहले इजिप्ट गए और वहाँ पे एक बड़ा मनसब हासिल किया। उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी फैमिली को याकूब अलैहिस्सलाम समेत बुलाया और फिर वहाँ से बनी इसराइल का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसको हम मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में कवर करने वाले हैं। ये मैं इस कहानी को सिर्फ एक कहानी के तौर पे नहीं रखना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि जब आप सूरह यूसुफ़ या कुरान की किसी भी सूरत का मुताला करें तो आप सिर्फ तफसीर तक ही सीमित ना रह जाएं, आप सिर्फ तफसीर तक ही लिमिटेड ना रह जाएं। तफसीर पढ़ना लाजिम है, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ बात कॉन्टेक्स्ट की आती है, ख़ास करके हिस्टोरिकल तारीख़ी कॉन्टेक्स्ट की, वहाँ पे तारीख़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब बात आती है उन सूरतों की जहाँ बनी इसराइल और उनके नबियों का जिक्र हुआ है, यानी बनी इसराइली वाले दौर के जितने भी नबी हैं उनका जिक्र हुआ है, तो वहाँ पे तो आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक यू कैन से एक डायकॉटमी है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रॉफिटिक टाइमलाइन को कभी भी एंटर नहीं किया जाता। ये हिस्ट्री का रिवाज रहा है। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि हिस्ट्री जो है वो एविडेंस बेस्ड होती है। हिस्ट्री के ऊपर हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स के एविडेंसेस को ज़्यादा अहमियत देते हैं कंपेयर टू एनी फोकलोर या कोई मिथ। इस वजह से होता यह है कि जब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता किसी नबी के उस जगह पे होने का, तब तक हम उस जगह की हिस्ट्री को एज अ हिस्ट्री कंसिडर नहीं करते। ये चीज़ हमारे नबी के साथ नहीं है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में पैदा हुए वो दौर हिस्टोरिकली अकाउंटेड भी है और उस दौर की एक एक चीज़ वाज़े तौर पे हिस्ट्री के अंदर लिखी हुई है। लेकिन बनी इसराइल क्योंकि बहुत पुराने दौरों में पैदा हुए थे, बनी इसराइल के जो अर्ली नबी थे जैसे कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद, सुलेमान अलैहिस्सलाम, और काफ़ी हद तक ये नबी जो थे इन लोगों का टाइम स्पेंड भी उतना ज़्यादा यू कैन से मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ के बाकी नबियों का टाइम स्पेंड उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहा, जिस वजह से हमें कोई एविडेंस मिल सके उनसे रिलेटेड, और जिस वजह से हम हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर नबियों की प्रॉफिटेड टाइमलाइन को एंटर कर सकें और वहाँ से उस नज़रिए से देख सकें। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें। इसीलिए मैं आप सबके सामने एक बहुत तवील रिसर्च लेके आया हूँ जो ऑब्वियसली हिस्सों में टूटी हुई है। आज की इस और वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उस रिसर्च का एक पार्ट देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इजिप्ट के ऊपर जो ये रिसर्चेज हो रही थी, इन रिसर्चेस का क्रक्स क्या था और इन रिसर्चेस को हमें डिटेल में क्यों समझना ज़रूरी है। ये एज अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी रिसर्च मैंने इन हफ्तों में करी और अभी भी ये जारी है रिसर्च, उससे मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो रिसर्च पेपर होने वाला है ये एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम प्रोफेसर एम बाइटाक है, उन्होंने लिखा है। ये उनकी आर्कियोलॉजिकल टीम जो तकरीबन 200 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, उसके साथ की जाने वाली बहुत साल पुरानी रिसर्चेज हैं। अभी भी ये रिसर्चेज जारी हैं और इस पर एम बाइटाक के डिफरेंट पेपर्स आते हैं, बट वो पब्लिक अभी नहीं हो पाए हैं। जितने रिसर्च पेपर्स पब्लिक थे वो मैंने देख लिए। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने वहाँ पे आपको एक मैप दिखाया है, जिसके अंदर हमने ये चीज़ मैप करी है कि इजिप्ट की कौन से हिस्टोरिकल पीरियड में कौन से नबी की एंट्रेंस हो सकती है, यानी उनका जाना हो सकता है। गालिबन 3 नबी ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इजिप्ट से बहुत गहरा है। पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जी हाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में हमने सुना है कि वो बाबिल की ज़मीन पर रहते थे, यानी बेबीलोन में पैदा हुए, बट कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक इजिप्ट से भी है। इसका अकाउंट्स हमें बाइबल में मिलता है, जहाँ बाइबल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वाइफ सारा
और अपने भतीजे लूत के साथ जाते हैं इजिप्ट की ज़मीन पे, और वहाँ पे एक राजा से मिलते हैं जो राजा काफ़ी दरिया दिल होता है, अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि उस राजा को बीवी सारा पसंद आ जाती हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी सारा को इंट्रोड्यूस भी अपनी बहन के तौर पे करते हैं, ना कि बीवी के तौर पे, क्योंकि उन्हें खदशा होता है कि उनकी खूबसूरती की वजह से कहीं इजिप्ट वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। खैर ये एक तदबीर होती है और इस तदबीर का इस्तेमाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का जो राजा होता है, उस राजा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ पसंद आ जाती हैं, बीवी सारा, और वो उनसे शादी करने की उम्मीद रखता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाद में वो सच बता देते हैं, और सच आश्कार होने के बाद राजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे तोहफ़े और तहाइफ देता है। ये मैं बाइबल बता रहा हूँ। और वहाँ से वो रवाना हो जाते हैं दोबारा कनान की ज़मीन पे, जहाँ से वो आए होते हैं। इसको मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी सूरह यूसुफ की सीरीज़ में मैप किया है पूरे जर्नी को, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। रही बात यहाँ पे इस चीज़ की कि उस किंग का क्या होता है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बाइबल हमें बताती है। बाइबल कहती है कि उस किंग और उसकी फैमिली को एक प्लेग हो जाती है, बीमारी हो जाती है, एक एंडेमिक हो जाती है, एपिडेमिक हो जाती है, राइट, एपिडेमिक हो जाती है, और ये उस एरिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से या तो उसकी मौत हो जाती है कुछ रिवायतों के मुताबिक, या वो बच जाता है, लेकिन वो एपिडेमिक बड़ी ख़तरनाक होती है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिक हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में पता चली। हमने जो मैप किया था इसे हिस्टोरिकली कुछ एविडेंसेस के मुताबिक वो 12th डायनेस्टी में मैप किया था, यानी इजिप्ट की बहुत सारी हिस्ट्रीज़ को, क्योंकि इजिप्ट बड़ी कॉम्प्लेक्स अपने साथ पूरी किंग की डायनेस्टीज़ रखता है, इस वजह से इजिप्ट की हिस्ट्री को हमने मतलब इजिप्टोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डायनेस्टीज़ और डिफरेंट पीरियड्स के लिए डिवाइड कर दिया है। सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड जिसमें 12th डायनेस्टी रूल करती है, उस पीरियड के अंदर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को प्लेस करते हैं, जो भी एविडेंस हमें मिलता है। और बहुत हद तक जब आप आगे पढ़ेंगे रिसर्च, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा इस चीज़ का। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और हम बड़ी ही डिटेल में 12th सेंचुरी से लेके 12th डायनेस्टी से लेके इजिप्ट की 15th डायनेस्टी तक का पूरा सीन पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकली, जो एनालाइज़ किया गया है आर्कियोलॉजिकली। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें 2-3 चीज़ों का पता लगाना है, कुछ सवालात हैं। हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जर्नी को मैप करने वाले हैं इजिप्ट के अंदर, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट पहुँचे तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई अजीज़ से, जिन्होंने अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत करी, उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। और आगे मुलाकात होती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की मलिक से, एक राजा से, जो कि वहाँ का राजा होता है। कुरान ने एक बहुत बेहतरीन डिस्टिंक्शन की है फ़ैरो और मलिक के बीच में। यहाँ पे फ़ैरो जो है वो असली फ़िरौनों को कहते थे, जो इजिप्ट के असल वारिस हुआ करते थे। लेकिन बाइबल भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करती है, जो हमें मूसा अलैहिस्सलाम के केस में भी देखने को मिलता है। एक टाइटल होता था फ़िरौन वहाँ के राजा का, जो कि कदीम ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीरियड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं कि कुरान यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले दौर के राजा को फ़िरौन कह के मुंतखब नहीं करता, बल्कि इंट्रोड्यूस करता है मलिक कह के, और मलिक का मतलब राजा ही होता है। लेकिन क्योंकि ये फ़िरौन वाले लक़ब से डिफरेंट है, इसका ये कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है, बल्कि है कि वो राजा तो था इजिप्ट का, बट उसका ओरिजिन इजिप्शियन नहीं था। और यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खुल जाता है, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रिसर्च का टॉपिक हमारे पास खुल जाता है, जिसको हम कहते हैं हिक्सोस पीरियड। हिक्सोस पीरियड, जिसमें अवारीस नाम की जगह में, जो हिक्सोस का कैपिटल था, वहाँ पे कुछ रूलर्स राज करते थे, और वो हाईली इजिप्शियनाइज्ड रूलर्स थे, यानी वो इजिप्ट की ही रस्म रिवाज को फॉलो करते थे, बट उनका ओरिजिन इजिप्शियन नहीं बल्कि कैनानिक था, उनका ओरिजिन सीरियाइक था। वो कनान की ज़मीन के वारिस थे, ना कि इजिप्ट की ज़मीन के। और यहाँ से हमारे सामने एक बहुत बड़ी एम्बाइटा की रिसर्च खुल जाती है, जिन्होंने हिक्सोस पीरियड के ऊपर बड़ी तवील रिसर्च की है। इस रिसर्च प्रोसेस के दौरान मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि ये रिसर्च इकलौती ऐसी रिसर्च है जो अपने आप में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस पीरियड के अंदर, यानी एम्बाइटा और उनकी टीम के अलावा बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी है। और जितने भी रिसर्च पेपर मुझे एक्स्ट्रा मिले, वो सब खुद एम्बाइटा की रिसर्च पेपर के ऊपर ही बेस्ड थे। तो ये काफ़ी हैरानकुन चीज़ है कि एक बंदे ने अपनी टीम के साथ पूरी रिसर्च करी, और वो बंदा ना तो कोई यहूदी है और ना ही कोई मुसलमान, बल्कि वो एक क्रिश्चियन है, जो कि जर्मन का है, यानी जर्मनी का है। हैरानकुन बात ये है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक उसका इन्फ्लुएंस ज्यूइश तो है, और इसी वजह से ज्यूज़ भी जो हैं, यानी यहूदी जो हैं, वो कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम मूसा अलैहिस्सलाम के एक्सोडस वाले दौर को कनेक्ट कर सकें 18th डायनेस्टी से, जो कि न्यू किंगडम की पहली डायनेस्टी थी, और काफ़ी हद तक हिक्सोस पीरियड से हम लेके आ सकें, बल्कि वो उन एविडेंसेस को भी ढूंढ रहे हैं और उनके पे रिसर्च कर रहे हैं। हम एज अ मुस्लिम इस चीज़ में पिछड़ गए हैं, यानी हम रिसर्च के मामले में, आर्कियोलॉजी के मामले में, और किसी भी मामले में इस चीज़ के अंदर जाना नहीं चाहते। आज AI के ज़माने में हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स तक पहुँचने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बंदा जो आपके लिए पहले से आर्कियोलॉजी कर रहा है, आपको उन्हीं एविडेंसेस को रिवर्स इंजीनियर करके पता लगाना है कि क्या वो दौर यूसुफ अलैहिस्सलाम का था। और अगर आपके एविडेंस अच्छे हुए तो बेशक आपकी रिसर्च आगे पूरी दुनिया तक फैलेगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ वो रिसर्च रिगर आपके अंदर पैदा करना, ताकि आप
उस तरीक़ेकार से रिसर्च को कंटिन्यू कर सकें और मुसलमान इन चीज़ों के अंदर रिसर्च कर सकें। हम इस चीज़ को बड़ी डिटेल में ले जाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवारीस, जो कि कैपिटल है हिक्सोस पीरियड का। यहाँ पे हम एमबाइटाइक के रिसर्च पेपर्स को भी देखने वाले हैं। और पहली मैं आपके सामने मैं अपनी जो रिसर्च है बड़ी धीरे धीरे करके रखूँगा, मतलब मेरी रिसर्च नहीं, मैंने एमबाइटाइक के पेपर को ही बड़ी ध्यान से पढ़ा है और धीरे धीरे करके मैं आपके सामने चीज़ें खोलने की कोशिश करने वाला हूँ। अभी ना हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी के अंदर जा रहे हैं कि वो इजिप्ट पहुँचे तो क्या हुआ, ना अभी हमें मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर क्या यही दौर था हिक्सोस का, नहीं। अभी हम एक एक्सप्लोरेटरी फेज़ में हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जहाँ से हम यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले दौर के अंदर पहुँच सकें। और ये दौर में पहुँचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जस्ट इसके बाद का दौर तकरीबन 200 साल के फ़र्क पे मूसा अलैहिस्सलाम का आ जाता है। तो आइए देखते हैं। तेल एल दबा ये अवारीस का नाम है। अवारीस जिस साइट पे मौजूद है उस साइट का नाम है। अवारीस हिक्सोस पीरियड यानी 15th डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट पीरियड था। और इस पीरियड के अंदर फॉरेन रूलर्स यानी वो रूलर जिनका ओरिजिन कनानी था लेकिन वो इजिप्ट में रहते रहते हाईली इजिप्शनाइज्ड हो चुके थे, उन्होंने रूल पकड़ा और नॉर्थ ऑफ द नाइल यानी डेल्टा के नॉर्थ में उन्होंने अपना पूरा जो हुक्म है वो चलाया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है, नॉर्थ ऑफ इजिप्ट यानी डेल्टा वाले रीजन के अंदर अवारीस का रूल था। और साउथ ऑफ द इजिप्ट जो नाइल की एक सीध निकलती है वहाँ पे एक और जगह थी, तो थेब्स कहते हैं। और थेब्स उस टाइम पे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट जगह थी जहाँ पे रूलर रहा करते थे। और ये दो बाइफर्केशन थी, यानी ऊपर नॉर्थ वाली जगह पे अवारीस यानी हिक्सोस रूलर जो बाहर के रूलर थे, और नीचे वाली साइड में एंशिएंट इजिप्शियन रूलर्स जिनको थेब्स के अंदर पनाह मिल चुकी थी और वो वहाँ से अपना डोमिनेंस कायम किए हुए थे। ये बेसिक आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मेरा जो पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ रखा है वो ये है कि अवारीस जो है वो मोस्ट प्लॉजिबल राउट था स्ट्रेंजर के लिए। कोई भी स्ट्रेंजर जो कनान की ज़मीन से आ रहा है उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता था, सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता था। कैसे था मैं आपको उसकी झलक दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, इन मैप्स को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ज़रा इसको मैं बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा ये ब्लर है बट काफ़ी हद तक आपके समझ में आ जाने वाली बात है। ये इजिप्ट का नॉर्थ डेल्टा है, यानी ये जो आप डिफरेंट लाइनें देख रहे हैं ये इसके डेल्टिक रीजन है नाइल नदी के। नाइल नदी ऊपर ये जो सागर है इसको मेडिटेरेनियन ओशन कहते हैं। मेडिटेरेनियन के अंदर नाइल रिवर जो है वो जाके सिंक करती है और नाइल रिवर की जो ये सामने आपको नज़र आ रहा है शेडेड रीजन, इसे स्वम्प्स कहते हैं, दलदलें हैं। ये वो दलदलें हैं जिनके इर्द गिर्द रहते थे हिक्सोस पीरियड के लोग। अब यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसके थ्रू मेडिटेरेनियन के अंदर जा रही है नाइल रिवर। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो ये नीचे जो मादी लिखा हुआ है ये नीचे की तरफ जाती है बिल्कुल स्ट्रेट बन के, और नीचे सदर्न पार्ट में नूबिया से थोड़ा ऊपर हमें मिलता है थेब्स का रीजन, जो कि मैं आपको चलिए दिखा भी देता हूँ एक तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इस मैप को ज़रा गौर से देखें, अगर आप इस मैप को ज़रा गौर से देखें तो ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास वो हैं, क्या कहते हैं, इनके राउट्स हैं नाइल के, जिस वजह से पानी के अंदर जा रही है। इसको हम अगर सही तरीके से देखें नीचे करके तो ये नाइल रिवर, यहाँ पे कायरो, आज का कायरो मौजूद है, यहाँ पे हेलियोपोलिस मौजूद है, ये गीज़ा का पिरामिड है, यहाँ पे मेम्फिस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इजिप्ट का आने वाले टाइम में, मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में, वो मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप आते जाएंगे तो आपको यहाँ पे थेब्स का इलाका दिखेगा। ये वो इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे जो मैक्सिमम फेरोज थे वो रहा करते थे, जैसे उर्दू में तिब्स का इलाका कहते हैं। और ये तिब्स का इलाका नीचे जाता है और ये नाइल रिवर नीचे बढ़ती जाती है, न्यूबियन डेजर्ट में जाके ये नीचे की तरफ जाती है। इसका कोर्स और डिफरेंट है, वहाँ पे हमें बात नहीं करनी क्योंकि वहाँ तक बात खत्म हो जाती है इजिप्ट की। यहाँ पे एक चीज़ जो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इजिप्ट और ये कनानी हिस्सा पूरा, ये कनान का रीजन है पूरा, कनान के रीजन और इजिप्ट के बीच में ये जो हिस्सा है ये एक वाहिद ऐसा रास्ता है जहाँ से इजिप्ट के अंदर एंट्री पॉसिबल है। और लो एक रास्ता यहाँ नदी से भी होता हुआ गुजरता है, सी से होता हुआ गुजरता है, सीनाई डेजर्ट के पास से, बट ये वाला जो रास्ता है ये सबसे प्लॉजिबल रास्ता है जिस रास्ते से एक इंसान आ सकता है इजिप्ट की ज़मीन के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो मैं आपको ले चलता हूँ दोबारा से अपनी इस रिसर्च के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे इन ब्रांचेस के डिफरेंट नाम हैं, जैसे कि ये जो डिफरेंट माउथ निकल रहे हैं नदी के अंदर, इनके नाम हैं, जैसे कि कैनोपिक माउथ है, रोजेटा ब्रांच है, और साइब्रिंथ माउथ है, और डेमाइटा ब्रांच है, मेंडेसियन माउथ है, टेनिटिक माउथ है, पेलुसियक माउथ है। अच्छा, अब हैरानी की बात यह है कि ये जो पेलुसियक माउथ है ये सबसे करीबी माउथ है सीनाई रेंज के, यानी जो भी आपकी सीनाई डेजर्ट है, जो कनानी डेजर्ट है, उसके सबसे क्लोजेस्ट माउथ ये पेलुसियक माउथ है नाइल का, यानी नाइल की सबसे जो इम्पोर्टेंट शाख है वो ये वाली है। अब अगर ये जो मिशनात अबू उमर अभी देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपने अगर कर्सर देख रहे हो
माउस का, तो ये हिस्से से लेके ये पूरा जो हिस्सा है ये अवारीज का हिक्सॉस पीरियड माना जाता है, यानी अवारीज नाम की जो जगह है वो इस जगह मौजूद है। यहाँ पे ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये हिल्स हैं, ये ग्रेवल सैंड हिल्स हैं जिन्हें टर्टल बैक भी कहा जाता है, गेजिलाज टर्टल बैक, यानी ये कुछ इस टाइप की माउंटेन होती हैं जो टर्टल की बैक की तरह उठी हुई उभरी हुई माउंटेन्स होती हैं, और यहाँ पे ही अवारीज का वो एंशिएंट शहर जहाँ हिक्सॉस रूल किया करते थे वो माना जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आई, तो अब हम इस चीज़ की, इस रिसर्च की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि सबसे प्लॉजिबल राउट जो है कनानियों के लिए, जो ये रिसर्च खुद बताती है, वो अवारीज में एंटर होने वाला ही माउथ है, क्योंकि पेलुसिएक माउथ जो है नाइल रिवर का वो अवारीज से जुड़ता है, और पेलुसिएक जो डिविएशन है, यानी जो मैंने आपको नीचे डिविएशन दिखाई थी, वो डिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये वो डिविएशन है, ये पेलुसिएक माउथ है, ये पेलुसिएक माउथ है, और ये उसकी वो डिविएशन है जहाँ से ये दो हिस्सों में टूटता है पेलुसिएक माउथ, और यहीं पर अवारीज और जो इम्पोर्टेंट इलाका है वो मौजूद था। अच्छा, द मेजॉरिटी ऑफ इजिप्टोलॉजिस्ट हाउएवर फॉलोड अ थ्योरी ऑफ पेरेमोंटेट एंड अदर दैट अवारीज एंड पायरेमसीज वर लोकेटेड एज तानीस। अब ये रिसर्च जो है यहाँ पे तानीस नाम की जगह पे ऐसा समझा जाता था कि अवारीस और पायरेमसीज के जो इलाके हैं वो थे। अवारीस मैंने आपको बता दिया हिक्सॉस का कैपिटल था, और पायरेमसीज एक महल है जो रेमसीज थर्ड का महल माना जाता है, और रेमसीज थर्ड जो हैं वो न्यू किंगडम के एक रूलर थे। अच्छा, कहा यह जाता है कि क्योंकि अवारीज हिक्सॉस पीरियड का सबसे बड़ा शहर माना जाता था, इस वजह से रेमसीज ने वहाँ पे अपना महल बनवाया, और लगता ऐसे ही था आर्कियोलॉजिस्ट को कि बिना बिफोर डिगिंग किए हुए और वो पूरी चीज़ निकाले हुए, वो पूरे फाउंड किए हुए जो भी आपके वो होते हैं आइटम्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कि ये तानीस नाम की जगह पे मौजूद है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। एविडेंसेस मिलने के बाद जो भी बाइटा की टीम थी उन्हें ये समझ में आया कि अवारीस और पायरेमसीज जो हैं वो तेल दबा और कांतीर के पास मौजूद हैं। तेल दबा और कांतीर ये दो इलाके हैं, और यही इन्हीं इलाकों के पास अवारीज का शहर और पायरेमसीज का महल दोनों चीज़ें मौजूद थी। टुगेदर दे कवर एन एरिया अप्रॉक्सीमेटली 12 स्क्वायर किलोमीटर्स फ्रॉम कांतीर इन द नॉर्थ ऑफ एजबत गयाल एंड एजबत गजीरा अल बगल इन द साउथ। ये नाम है इनके तरह कन्फ्यूजिंग है, बट आपको समझ में आ जाएंगे। अगर हम ये मैप देखें, ये मैप थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं ये तेल अल दबा है, ये अवारीस है, ये पायरेमसीज का महल है, और ये कांतीर का इलाका है। यानी जो तेल अल दबा और कांतीर हैं, इन्हीं के आसपास अवारीस और पायरेमसीज के महल मिले हैं। पहले ऐसा लगता था कि ये जगह तानीर में मौजूद है, जो कि इसके अपोजिट एक इलाका है, लेकिन बाद में जब देखा गया तो पता ये चला कि ये तो पेलुसुएक ब्रांच जो दो डिविएशन में आगे बढ़ती है, देखिए पेलुसुएक ब्रांच है नाइल की जो अभी दिखाई थी मैंने आपको, इसमें बढ़ने वाले इन जगहों पर पायरेमसीज और अवारीस मौजूद थे। अवारीस ये कैपिटल है, और ये तेल अल दबा और कांतीर के पास मौजूद था, और यहीं पे इसके नॉर्थ में तेल गजीरा और तेल अल गयाल भी मौजूद हैं। ये वो साइट्स हैं जिन साइट्स के कोऑर्डिनेट्स से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि इन साइट्स पे मौजूद हैं। अब आप चाहें तो इसके ऊपर एक डीप रिसर्च भी कर सकते हैं, राइट। ऑल्दो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन ये समझना हमें ज़रूरी है यहाँ से। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट आर्कियोलॉजिस्ट एंड इजिप्शियोलॉजिस्ट शुड हैव बीन मिसलीड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम तक उन्हें लगता रहा कि भाई ये तो तानीर वाली जगह पे मौजूद है साइट, लेकिन ऐसा नहीं था। पायरेमसीज का इलाका यानी महल और तेल अल दबा यानी अवारीस, ये दोनों जगहें ये कांतीर के इलाके में मौजूद थी, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये टाउन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था एक वक्त पे, राइट। एवरीथिंग इज कवर्ड बाय एग्रीकल्चर एंड ओनली अ फ्यू प्लेस आर द रिमेन ऑफ एंशिएंट सेटलमेंट माउंट। ठीक है ना, सारी चीज़ें जो थी वो एग्रीकल्चर से कवर्ड थी, सिर्फ कुछ जगहें थी जहाँ पे एंशिएंट सेटलमेंट माउंट्स हमें मिले हैं। डेल्टा लैंडस्केप इज एक्सट्रीमली फ्लैट एंड ऑफर लिटिल हेल्प टू आइडेंटिफाई टोपोग्राफी ऑफ द साइट। अब डेल्टा का जो लैंडस्केप होता है, स्वम्पी सा रीजन होता है, वहाँ पे ज़्यादा खुदाई अब कर नहीं सकते क्योंकि आसपास नदियों की ब्रांचेज होती हैं, नाइल की ब्रांचेज हैं, तो बहुत फ्लैट सर्फेस होता है, और यहाँ पे आप बहुत आसानी से टोपोग्राफी कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो मैपिंग होती है, जो डेटिंग होती है, वो रॉक्स से की जाती है, जिसको हम स्ट्रेटोग्राफी कहते हैं, और ये जो रॉक से डेटिंग की जाती है ये प्लेन लैंड में काफ़ी करना मुश्किल है, राइट। उसके साथ साथ डिगिंग भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है नाइल जैसे रीजन में, वो भी नाइल के डेल्टिक रीजन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वम्प दलदल मौजूद होते हैं। तो इस वजह से इन्हें काफ़ी मेहनत लगी और वक्त लगी, और इस मेहनत के बाद ये काफ़ी सक्सेसफुली तौर पे समझ गए कि जो हिस्टोरिकल इजिप्ट का कैपिटल हुआ करता था यानी हिक्सॉस पीरियड का, वो अवारीस का इलाका कांतीर के इलाके में मौजूद था। कुछ स्टडी जो 1975 में की गई थी पेलुसुएक ब्रांच की, उन्हें कॉन्टोर मैप्स के अंदर जो अभी दिखाया था मैंने मैप, उसमें दिखाया जाता है इनकी जो कॉलीग थी उन्होंने 800 से भी ज़्यादा होल्स बोर किए थे उस एरिया में, और उसके नीचे जो उन्हें जियोलॉजिकल सब्सटेंसेस मिले और एग्रीकल्चरल क्रस्ट उन्हें जो मिली, उससे उन्हें समझ में आया कि जो गजीराज हैं, टर्टल बैग्स हैं, ये बहुत बढ़िया एरिया होते थे सेटलमेंट्स के। क्यों? क्योंकि ये नाइल के
इनंडेशन से थोड़े से ऊपर होते थे, यानी नाइल क्योंकि रिवर थी तो वहाँ पे फ्लड प्लेन्स थे, फ्लड आती थी और एग्रीकल्चर का पूरा एरिया था, तो जो सेटलमेंट्स होती थी वो काफ़ी हद तक एक ऊंचे इलाके में मौजूद होती थी। तो ये टर्टल बैक्स जो थे, यानी वो ऊंचे प्लेट्यू टाइप के इलाके, वहाँ पे सेटलमेंट्स मिली हैं इनकी जो कॉलीग हैं उन्हें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये टर्टल बैक्स और ये सेटलमेंट्स यही सबसे बड़ा राज खोलती हैं अवारीज के कैपिटल का, जो कि हुआ करता था हिक्सोस पीरियड के अंदर, राइट। एंड हैज फाउंड एंशिएंट नाइल चैनल्स व्हिच हैव बीन डेटेड विद द हेल्प ऑफ सिरेमिक फ्रैगमेंट्स रिट्रीव फ्रॉम द बोरहोल्स, यानी बोरहोल्स में जो कुछ सिरेमिक फ्रैगमेंट्स मिले जिससे उन्होंने नाइल की टाइमिंग को मैप किया, वो डेटिंग की और उस तरीके से उस एंशिएंट सेटलमेंट तक ये समझ में आया, इन्हें पहुंचे। अब इन्हें क्लियर हो चुका है कि कांतीर का जो इलाका है वो पाई रैमसीस का कोर हुआ करता था, यानी उस इलाके में ही पाई रैमसीस का महल था और वो एक आइलैंड की तरह था जहाँ पे दोनों साइड जो है वो पेलुसोइक ब्रांच की पेलुसोइक नाइल की ब्रांच में होती थी। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि आप देख सकते हैं कांतीर और पाई रैमसीस ये इस जगह पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ से भी पेलुसोइक ब्रांच जो है वो निकल रही है, डिविएशन, और इस तरफ से भी पेलुसोइक ब्रांच निकल रही है, यानी इस तरफ भी नदी, इस तरफ भी नदी, बीच में कांतीर और पाई रैमसीस का महल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता था, यानी एक आइलैंड की तरह था कि चारों तरफ पानी ही पानी है, हालांकि वो समंदर नहीं है, नदी है, बट चारों तरफ से पानी ने आपको घेर रखा है। तो ये काफ़ी एक आप समझ सकते हैं ना कितना रॉयल लुक देता है। तो पाई रैमसीस ने ये सोच के भी अपना जो मतलब अब रैमसीस ने ये सोच के अपना महल वहाँ पे बनवाया होगा। ठीक है, हम रैमसीस तक तो जा रहे हैं। रैमसीस की जो असल शनाख्त है वो मूसा अलैहिस्सलाम के पीरियड में होती है, बट अभी जो हम देख रहे हैं वो रैमसीस के इस महल से यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस दौर वाले देखना चाह रहे हैं, मतलब मैप करना चाह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस दौर में मौजूद थे या नहीं थे। ओके, नाउ अब जरा हम ऊपर आते हैं और नीचे आते हैं, सॉरी। और आर प्रीवियस टोपोलॉजिकल रिसर्च रिवील्ड दैट अवारीस एंड पाई रैमसीस वंस ले इन अ स्ट्रेटेजिक एरिया, देयर लोकेशन ऑन नेविएबल पेलुसोइक ब्रांच ऑफ नाइल गिविंग देम एक्सेस टू द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है ना, और पाई रैमसीस और ये जो ऑब्वियसली अवारीस थे ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया में मौजूद थे। क्यों मौजूद थे? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, कोई भी सिविलाइजेशन पानी की तरफ अपना घर बसाती है, और ख़ास करके ऐसा पानी जो कि राउट हो डायरेक्ट समंदर का, क्योंकि समंदर से आप दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं, वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और जो सबसे करीब मेडिटेरेनियन के पास मौजूद है वो इटली का इलाका है, क्योंकि वो निकल के बाहर की तरफ आ रहा है। प्यूनिक वॉर जब हुई थी रोमन्स की उस वाले एरिया में, ठीक है ना, हनीबल बादशाह के साथ, तो वो चीज़ ना उस तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी एक सॉलिड इलाके थे वो हार्बर वाले। अगर आपने नहीं पढ़ी प्यूनिक वॉर तो आप पढ़ सकते हैं जाके, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिटेरेनियन तक वो खुल रहा है रास्ता। पेलुसोइक ब्रांच जो कि 2 डिविएशन से जाके मेडिटेरेनियन में ही मिल रही है। तो ये पाई रैमसीस और अवारीस के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है, राइट। तो इसके ईस्ट में एक एरिया है जो कि बहरुल बकर से प्रोटेक्टेड है ड्रेनेज सिस्टम से, यानी इसके ईस्ट में बहरुल बकर यानी वो ब्लैक सी मौजूद है जिससे वो प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से। नॉर्थ में ओपनिंग है पूरे ड्रेनेज सिस्टम की, जो कि लैंड रूटेड फ्रॉम दी नॉर्दर्न सिनाई, सो कॉल्ड होरस रोड। इसका नॉर्थ जो है जो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, ये होरस रोड की तरफ जाता है, ठीक है ना, और ये नदन सिनाई से मिलता है जाके, जो कि सिनाई डेजर्ट है। और इसके साथ साथ जो इसके लैंड रूट्स और सी रूट्स हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न डोर यानी नाइल डेल्टा में मिलते हैं ऊपर जाके। ये तो हमने देख लिया पेलुसोइक ब्रांच में। इसीलिए एरिया जो है वो अवारीस और पाई रैमसीस कंट्रोल करते होंगे। ये सारी जो बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं ये मैं नहीं कर रहा, ये बाइटाक अपनी रिसर्च पेपर में बता रहे हैं कि ये सब जो बैक ट्रैक करके हमें पता चल रहे हैं एविडेंसेस के मुताबिक वो इस तरीके से होता होगा। अभी तो देखिए बहुत राज खुलने वाले हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रियोलॉजिकल स्टडीज़ जो कि जोशिन बोस्नियक और एंजेला वॉन खाइश ने की थी यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक से, उससे पता चला कि इन्वायरमेंट जो है वो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी अबंडेंट मौजूद थी। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। सेकंड मिलेनियम बीसी में तेल दबा का जो इलाका यानी कांतीर का जो इलाका है वहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल थे क्योंकि नदी थी पास में। उसके साथ साथ हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल भी हुआ करते थे, बहुत सारी क्वांटिटी में फिशेज हुआ करती थी और बहुत सारी बर्ड्स हुआ करती थी, माइग्रेटरी बर्ड्स जो भी आप समझ सकते हैं। इसका मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट था जहाँ पे एंटीलोप्स, गैजल्स और वाइल्ड बोर्स यानी वाइल्ड से लेकर डोमेस्टिक एनिमल्स तक हर चीज़ मौजूद थी। एक्वेटिक एनिमल्स प्रॉपरली मौजूद थे। इसके 2-3 वजूहत हो सकते हैं कि एग्रीकल्चर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट नहीं था क्योंकि मार्शेस प्रेजेंट थे, दलदल मौजूद थे, और दलदल मौजूद होने के कारण जो नाइल का जो रीजन था उस रीजन के अंदर एग्रीकल्चर उस तरीके से मौजूद नहीं था, यानी एग्रीकल्चर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। ये सेकंड मिलेनियम बीसी की बात हो रही है, यानी तकरीबन 12th डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं। याद रखिए हिक्सोस पीरियड 15th डायनेस्टी का पीरियड है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने मैप किया है 12th डायनेस्टी के अंदर। तो अगर हम अभी 12th डायनेस्टी से चलते चलते ग्रेजुअली हिक्सोस पीरियड की तरफ आएंगे क्योंकि रिसर्च ऐसे ही जा रही है, तो समझना आपको पड़ेगा 12th डायनेस्टी में अवारीस क्या प्रोमिनेंस रखता था, उस एरिया में क्या प्रोमिनेंस हुआ करती थी, जिस वजह से बाद में जाके वो एक कैपिटल सिटी बनी, राइट। इस तरीके से हमें इसको बैक ट्रैक करना होगा। ये एक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है क्योंकि ये शो करता है कि उस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बड़ी एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। जानवरों का मौजूद होना, फिशिंग कल्चर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना कि प्रॉपर एग्रीकल्चर। तो यहाँ से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जहाँ एग्रीकल्चर एक सबसे बड़ी एक्टिविटी हुआ करती थी वहाँ तक अभी ये दौर नहीं पहुँचा था।
और पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि हम अभी 12th डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। 12th डायनेस्टी के अंदर एक चीज़ जो मैं आपको और यहाँ से कनेक्ट करता चलूँ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस एरिया में गए थे इजिप्ट के, उस एरिया के जो राजा था उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे जानवर गिफ्ट किए थे, बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स गिफ्ट किए थे, राइट, और बहुत सारे फ्रूट्स और मछलियाँ गिफ्ट की थी, ये बाइबल बताती है हमें। और यहाँ से भी हमें वही कनेक्शन काफ़ी हद तक महसूस हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर बड़ी चीज़ नहीं हुआ करती थी, तो इंस्टेड कि उन्हें गल्ला और ग्रेन्स दिए जाएँ, उसकी जगह उन्हें गल्ला दिया गया, लाइफ स्टॉक दिया गया एज अ गिफ्ट, क्योंकि उस टाइम पे अबंडेंसी लाइफ स्टॉक की मौजूद थी, क्योंकि ग्रीनरी थी इलाके के अंदर। ये 2-3 चीज़ आपको समझनी होंगी। इन एडिशन टेल अल दबर रिवील अ रिच स्ट्रैटिग्राफी ऑफ ऑक्यूपेशनल डेब्री डेटिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 12th डायनेस्टी टू द रेमसाइड एंड 3rd इंटरमीडिएट पीरियड, यानी वहाँ पे 1 मिलियन तक यानी 1000 साल तक की सेटलमेंट की एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है, ये वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला है। बड़ी रिच स्ट्रैटिग्राफी थी। स्ट्रैटिग्राफी मतलब कि आप जो है डिफरेंट स्ट्रैटम के अंदर डेटिंग करते हैं, ये डेटिंग करने का एक तरीका कार होता है। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक 12वीं डायनेस्टी से लेके रेमसाइड यानी 3rd इंटरमीडिएट पीरियड 18वीं डायनेस्टी तक हमें आराम से हम डेटिंग कर सकते हैं उन आर्टिफैक्ट्स को देख के, क्योंकि जिस टाइप की टर्टल बैग्स हमें वहाँ मिली हैं, टर्टल बैग्स अपने आप में एक रिच स्ट्रैटिग्राफी रखते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी रॉक टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ऊंचे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी लैंड ही होती है लेकिन ऊंचे स्ट्रक्चर होती है, तो वो काफ़ी हद तक अपने अंदर स्ट्रैटम रखती है मौजूद। ओके, तो ये चीज़ वहाँ से उन्हें समझ में आई। यहाँ पे आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं, पेलुसोइक ब्रांच को और ज़्यादा खोल दिया गया है। यहाँ पे F2 जो कि एक डिविएशन है पेलुसोइक ब्रांच की आगे की तरफ जा रही है, और F1 जो दूसरी ब्रांच है जो ऊपर की तरफ जा रही है। 2 डाइकोटोमीज हैं जो कि बाइफरकेट हो रही हैं यहाँ से। बीच में कांतीर का ये इलाका पाई रमसीस का महल है, राइट, और यहाँ पे आज का जो ये सेटलमेंट है इसे एर रुश्दी कहा जाता है, इस पूरे इलाके को एर रुश्दी कहा जाता है, जो कि पहले पाई रमसीस का महल, अवारीस और आपका कांतीर का इलाका कहा जाता था। ये उसकी एक कॉन्टूर मैप है, और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 12th डायनेस्टी का टेम्पल यहाँ मौजूद था। मैं इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आप बेहतरीन तौर पर देख पाएँ। अगर आप 5th जगह पे देखें तो 12th डायनेस्टी के अंदर यहाँ पे एक टाउन मौजूद था और ये एक टेम्पल मौजूद था यहाँ पे, राइट। 15th डायनेस्टी की सेटलमेंट भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि हिक्सोस पीरियड के टाइम की सेटलमेंट है। इसके साथ साथ टेल अल दबा जो कि अवारीस का वो था गांव या उस जगह को हम कहते हैं, उसकी सेटलमेंट्स यहाँ पे मौजूद है और महल यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो डार्क से आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे वो सेटलमेंट्स हैं या महलात हैं जो कि बनाए गए थे या तो बड़े ऑफिशियल्स के या अमीर लोगों के या राजाओं के। और ये 15 डायनेस्टी का एक और पैलेस हमें यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से हम धीरे धीरे देखेंगे इसी मैप को यूज़ करते हुए कि इस इलाके में कैसे एक पूरी सिविलाइजेशन आबाद थी, लेकिन वो इजिप्ट की ओरिजिनेटेड नहीं थी। अच्छा, आगे आते हैं अब ज़रा। ये उसका ही कलर वाला वर्जन है, कलर्ड वर्जन है, ठीक है। ये मैं पूरे डॉक्यूमेंट जब ये सीरीज़ पूरी होगी यानी इजिप्ट वाला पार्ट जो है जब हम पूरा कर लेंगे तो इस पूरी PDF को मैं एक ही साथ कंपाइल करके आपको देने वाला हूँ। कैसे दूंगा, कहाँ दूंगा वो मैं आपको बता दूंगा, बट मैं आपको ये चीज़ समझा दूंगा। अच्छा, ओल्डेस्ट नोन सेटलमेंट वॉज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ डिविएशन F2, यानी F2 की साउथ में मौजूद थी। F2 की डिविएशन ये है, इसके साउथ में ओल्डेस्ट सेटलमेंट मौजूद है, इसके साउथ में यानी ये वाले इलाके में। ये देख रहे हैं पूरा इलाका, यहाँ पे हमारी ओल्डेस्ट सेटलमेंट मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरे टाउन सेंटर्स हैं 15 डायनेस्टी, 12 से 15 डायनेस्टी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि ये फ़ोटो ही ऐसा था, बट ऊपर वाले मैप में अगर देख लें तो ऊपर वाले मैप में ज़्यादा साफ नज़र आ जाएगा। ये हमारी F2 है एर रुश्दी, और F2 का साउथ ये है, F2 का साउथ ये है, और इस पूरे साउथ में हमें सेटलमेंट्स देखने को मिल रही है। देखिए 15 डायनेस्टी की सेटलमेंट यहाँ पे भी मौजूद है, राइट, और ये सेटलमेंट यहाँ से होते होते इस पूरे इलाके को कवर कर रही है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, और यही सेटलमेंट्स में नीचे जाते जाते और ज़्यादा लेट पीरियड्स एंड न्यू किंगडम तक खिंचती चली जाएगी। यानी डेल्टा से दूर होते होते अल फायूम से नीचे आते आते हम थेब्स के इलाके, मेम्फिस के इलाके तक पहुंच जाएंगे। अभी नहीं, आगे आने वाले ज़माने के अंदर। ये तो 12th डायनेस्टी की अभी हम बात कर रहे हैं, जब हिक्सोस पीरियड शुरू भी नहीं हुआ था। हिक्सोस 15 डायनेस्टी में हुआ था, हम 12th का अभी स्टडी कर रहे हैं। ओके, यहाँ से डिविएशन F2 ऑफ पेलुसोइक ब्रांच ऑफ नाइल नियर मॉडर्न एशबेत रुश्दी, यानी एस रुश्दी जो इलाका है उधर अब मौजूद है, जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था। इट वाज द फाउंडेशन ऑफ एमेनमहात फर्स्ट, द फर्स्ट किंग ऑफ 12th डायनेस्टी। 12वीं डायनेस्टी का पहला किंग जो कि 1963 से 1934 BC में मौजूद था, इसका नाम था एमेनमहात फर्स्ट। और ये जो है ये पहला किंग हुआ करता था। कि यही वो राजा था जिसके ज़माने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम इजिप्ट गए, अभी हम नहीं कह सकते, हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। इंक्लूडेड टेम्पल विच वॉज एक्सकवेटेड बाय शाहता एडम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्स, यानी ये शाहता एडम नाम की वो हैं खातून, इन्होंने एक टेम्पल जो कि 12वीं डायनेस्टी का टेम्पल था, वो पूरा का पूरा टेम्पल इन्होंने ढूंढ के निकाला है। मोस्ट प्रॉबेबली जो सेटलमेंट हुआ करती है वो एक रॉयल डोमेन के आसपास है,
ठीक है ना, जो कि 20,000 से 40,000 स्क्वायर मीटर, 4 हेक्टेयर की ज़मीन पे मौजूद है। ये टेम्पल भी उसी पेलुसोइक ब्रांच के पास मौजूद है। ये टेम्पल जो है ये एक ऐसा मंदिर नहीं है जो अलग से मौजूद है, ये एक रॉयल डोमेन के अंदर ही मौजूद है। और ये रॉयल डोमेन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एक मॉडर्न अच्छे खासे साइज का डोमेन है, जो कि 4 हेक्टेयर पे फैला हुआ डोमेन है। 4 हेक्टेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। वाइली सेटलमेंट वॉज लोकेटेड एट द नदर्न एंड ऑफ दी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस टर्टल बैक इन द एरिया। और ये सेटलमेंट जो है नदर्न एंड पे मौजूद है उस स्पेशियस टर्टल बैक के, ठीक है ना। और इन ड्यू कोर्स इट एक्सपेंडेड टूवर्ड्स द साउथ, और धीरे धीरे ये साउथ में भी एक्सटेंड होती है। ये सेटलमेंट कौन सी सेटलमेंट की बात हो रही है, ये मैं आपको ज़रा यहाँ पे दिखा दूँ बहुत अच्छी तरीके से। ये इस सेटलमेंट की बात हो रही है। ये सेटलमेंट जो आप देख रहे हैं, जो कि F2 पेलुसोइक ब्रांच के काफ़ी हद तक नॉर्थ में पाई जा रही है। और ये सेटलमेंट के पास आपको एक बड़ा वो मिला है, एरिया मिला है, एक टेम्पल मिला है। ये इस शायद इसकी बात हो रही है, एक सेकंड में भी चेक कर लूँ। हाँ, नंबर 5 की बात हो रही है। ये जो टेम्पल है ये नंबर 5 है, ये वाला टेम्पल है। अगर हम इसको ज़रा बड़ा करें तो ये वाला जो एरिया है ना, ये एक टेम्पल हमें मिला है और एक पैलेस है जो कि 12वीं डायनेस्टी में मौजूद है, और ये कोर ऑफ द टाउन है। यानी ये जो एरिया है ये मिला है इनको, और यहाँ पे जो एर रुश्दी है उस इलाके में मौजूद है टेम्पल, राइट। और यहीं से अगर आप देखेंगे तो एक सेटलमेंट 15 डायनेस्टी के नीचे भी नज़र आ रही है, साउथ में जा रही है, और ये F2 के नॉर्थ में मौजूद है। और यहीं पे तेल अल दबा, इसी के आसपास तेल अल दबा यानी अवारीस का जो सेंटर है वो मौजूद है, राइट। अच्छा, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ज़रा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट एडजॉइनिंग टर्टल बैक टू द साउथ वाज फाउंड अ प्लान्ड ऑर्थोगोनल सेटलमेंट। इसके ही साउथ में अगर आएँ तो एक और ऑर्थोगोनल सेटलमेंट मिलती है जो कि शेल्टर प्रोवाइड करती थी वर्कमैन इंक्लूडिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रॉयल डोमेन। एक रॉयल डोमेन जो शेटा आदम को मिला था, इसके अंदर इसके साथ एक टेम्पल मौजूद था, और इसी रॉयल डोमेन के ऊपर ज़्यादातर अभी बात की जाएगी क्योंकि ये रॉयल डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साउथ में अगर आप आएंगे तो एक ऑर्थोगोनल सेटलमेंट आपको मिलेगी बड़ी सी, और ये ऑर्थोगोनल सेटलमेंट जो है, जो भी एविडेंसेस हैं उस समय ये पता चला कि यहाँ पे वो जो वर्क फोर्स थी जिसने बिल्ड किए थे टेम्पल या फिर ये डोमेन, रॉयल डोमेन, वो रहा करते थे। और ये जो कंस्ट्रक्शन था ये आगे जाके रुक गया था किसी वजह से, लेकिन अभी जिस टाइम पे मिला है ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था। फिगर 2 में अगर नंबर 13 हम देखें तो हमें समझ में आ जाएगा। फिगर 2 नंबर 13, ये फिगर 2 है, इसमें अगर नंबर 13 पे आप जाएँ तो ये है वो जगह, आप देख सकते हैं। ये वो रॉयल सेटलमेंट है जो कि काफ़ी हद तक इस सेटलमेंट जो कि कहाँ पे मौजूद है, ये जो टेम्पल ऑफ प्लेस हमें मिला है इसके साउथ में मौजूद है यहाँ पे। और ये एरिया जो है यहाँ पे वर्कर फोर्स रहा करती थी जिसने ये रॉयल डोमेन बिल्ड किया है, राइट, जिसने रॉयल डोमेन बिल्ड किया है। अच्छा, यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। In many ways, this settlement resemble a famous Kahun settlement of pyramid of Senuseret II near the entrance of Fayum। काफ़ी हद तक ये रिजेंबल करती है सेनुसरेत सेकंड के पिरामिड वाले सेटलमेंट से, जो कि फायूम के साउथ में है, यानी एंट्रेंस में मौजूद है फायूम के। और ये सेनुसरेत सेकंड कौन है, ये जो 12th डायनेस्टी थी, ये 13th डायनेस्टी की लास्ट रूलर थी, ये उनके टाइम की बात चल रही है। अकॉर्डिंग टू सेरेमिक सेरिएशन, आर सेटलमेंट कवर्ड अ पीरियड फ्रॉम अमेनहात टू सेनुसरेत I। अमेनहात फर्स्ट से सेनुसरेत फर्स्ट यानी ये 12th डायनेस्टी के जो मेजर किंग थे, यहाँ तक की सेटलमेंट्स ये नज़र आ रही है जो कि इन्हें मिली है। सेरामिक सीरिएशन से पता इन्हें चला है, वहाँ के सेरामिक बर्तनों से इन्हें पता चली है, ठीक है ना। आफ्टर द न्यू टाउन एट एशबेत रुश्दी वॉज कम्प्लीटेड, दिस लेबर सेटलमेंट वॉज अबेंडन। और जैसे ही एशबेत रुश्दी का ये टाउन, जो नया टाउन था, वो कंप्लीट हुआ, ये जो पूरा एरिया था जिसके ऊपर बात हो रही है, सेटलमेंट जैसे ही पूरा हुआ तो यहाँ की जो लेबर सेटलमेंट थी, जहाँ जो इनके लेबर्स थे, वो अबेंडन हो गए, यानी वो वहाँ से चले गए, राइट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th डायनेस्टी टाउन एक्सपेंडेड टू द साउथ। अब जैसे 12th डायनेस्टी का एंड होता है 13th डायनेस्टी में, तो साउथ में पूरी जो है वो कवर हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। टाउन एक्सपेंडेड टू द साउथ, एक्सपेंड हो जाता है, क्विकली कवर द नदर्न हाफ ऑफ 2 मेजर टर्टल बैक विद एन एस्टिमेटेड ऑफ एक्सटेंट ऑफ 75 हेक्टेयर बाय द बिगिनिंग ऑफ 13th डायनेस्टी। 13th डायनेस्टी के बिगिनिंग में ये साउथ में इतना फैल जाता है कि ये पूरा नीचे तक आ जाती है। यानी अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ सेटलमेंट है, आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो है ये सेटलमेंट है, यहाँ से धीरे धीरे करके पूरा साउथ का ये वाला सेटलमेंट फैल जाता है 13th डायनेस्टी में। यानी आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि हिक्सोस पीरियड से पहले 13th डायनेस्टी की शुरुआत में ऊपर वाला इलाका जो था वहाँ पे सेटलमेंट्स बसना शुरू हुई। 12th डायनेस्टी आमिनहात फर्स्ट से सेनुसरेत फर्स्ट तक, 13th डायनेस्टी, उसके बाद 12th डायनेस्टी, और जैसी 13th डायनेस्टी की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे और सेटलमेंट्स बढ़ती हैं नीचे की तरफ। ये तेल अल दबा का इलाका है और ये जो पूरा जगह है एर रुश्दी वाले इलाके से साउथ में, ये एर रुश्दी है ये रहा एरिया, और इसके साउथ में ये पूरा जो इलाका है ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ लोग रहना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो लोग यहाँ रह रहे थे वो लोग इजिप्शियंस ही थे या वो कोई नए लोग थे, वो कोई ऐसे लोग थे जो इजिप्ट के नहीं थे बट इजिप्ट में आके उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। सवाल असल में यहाँ से ये पैदा होता है इजिप्टोलॉजिस्ट के दिमाग के अंदर। ओके,
द आर्कियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिले हैं इंडिकेट करते हैं कि सेटलर जो है वो इजिप्शियंस नहीं थे, लेकिन वो पीपल थे जो नियर बाय कनान से आए थे, हाईली इजिप्शियनाइज्ड लोग थे। यानी जो हमें पता चलता है साउथ में सेटलमेंट्स बढ़ती हैं, वो सेटलमेंट्स में रहने वाले लोग हमें उनके बर्तनों से, उनके घर के स्ट्रक्चर से, उनकी रिचुअल से हमें पता चला है कि वो इजिप्ट के लोग नहीं थे, उनके कोई भी कस्टम इजिप्शियन वाले नहीं थे, बल्कि काफ़ी हद तक उनके सारे जो कस्टम्स थे, उनके सारे तरीक़ाकार थे, वो सीरियाइक कल्चर से आए थे, मेसोपोटामियन कल्चर से आए थे और ज़्यादा से ज़्यादा कनानिक कल्चर से आए थे। क्योंकि जो मोस्ट प्लॉजिबल राउट है कनान से इजिप्ट में एंटर होने का वो पेलुसोइक ब्रांच है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड यानी सिनाई से इजिप्ट के अंदर एंट्री दिलवाती है आपको। और उसके सबसे करीब वाला इलाका एर रुशदी, जहाँ पे सेटलमेंट बेस्ड थी राजा की 12th डायनेस्टी के, उसी के साउथ में यानी राजा के सेटलमेंट के साउथ में बसने वाले थे ये लोग, जो कि हाईली इजिप्शियनाइज्ड हो चुके थे। यानी इजिप्ट में आके इन्होंने इजिप्ट का कल्चर अपना लिया था, यहाँ के खुदाओं को अपना लिया था, लेकिन इनकी कुछ कुछ जो चीज़ें थी वो अभी भी कनानी थी। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे कैसे लोग यहाँ पे आ रहे थे। ओके, We may suppose, however, that in the core of the 12th dynasty townsite at Esbeth Rushdi, Egyptian administrators and Egyptian upper class continue to live. Excavation of the part of the town is planned for the future. लेकिन अभी इन्होंने ये कहा कि 12th डायनेस्टी के एंड से लेके 13th डायनेस्टी की शुरुआत है, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो बड़े वर्कर क्लास थे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने वाले जो लोग थे वो अभी भी इजिप्शियंस ही थे, राइट। यानी वो अभी बाहर के लोग नहीं थे, लेकिन बाहर के लोगों ने वहाँ पे बसना शुरू कर दिया था। उन्हें अभी उतनी हाई पोस्ट मिली नहीं थी कि वो बड़ी पोस्टों पे आ सकें, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक कोई राजा, अगर एक राजा बाहर के रीजन का इजिप्ट का राजा बनता है हिक्सोस पीरियड के अंदर, तो काफ़ी हद तक उसके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होने के लिए कम से कम ये तो मौजूद होना चाहिए कि वो कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हो या वो उस नेटवर्क का एक हिस्सा हो। वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई चरवाहा कनान से आया और आके एकदम से राजा बन गया। मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली बात नहीं कर रहा, वो भी प्रोसेस से गुजरे थे, राइट। और अभी हम उससे बहुत पुराने इलाके में मौजूद हैं, 12th डायनेस्टी के एंड 13th डायनेस्टी की शुरुआत। यहाँ पे जो इस एरिया में जो अपर क्लास थी वो अभी भी इजिप्शियंस थी, लेकिन लोअर क्लास के अंदर धीरे धीरे वो कनानी लोग आना शुरू हो चुके थे जो हाईली इजिप्शियनाइज थे। अब आप समझ सकते हैं यहाँ से जनरेशन बनना शुरू हो रही है, राइट। सेंट्रल पार्ट में अगर देखें तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैलेस हमें नजर आता है। ये एक ऐसी पैलेस है जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लोग रहा करते थे, यानी बड़ी पोस्ट के लोग रहा करते थे। और ये अर्ली 13 डायनेस्टी में मिलता है हमें। इस डायनेस्टी के अंदर जो सेटलमेंट थी वो एक्सपेंड हो रही थी और इसने पूरा तेल दबा वाला एरिया कवर कर लिया था। एस्बेथ रुशदी से ऊपर वाले उस इलाके से नीचे पूरा एक कवर कर चुके थे। मैप अब दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो एरिया था ना, ये एस्बेथ रुशदी, और ये वो एरिया था जहाँ पे 12th डायनेस्टी में आपको एक टेंपल मिला था और यहीं पे लोगों ने बसना शुरू किया था। धीरे धीरे करके नई सेटलमेंट्स आना शुरू हुई थी और ये सेटलमेंट धीरे धीरे साउथ ऑफ दिस F2 पेलुसोइक ब्रांच के F2 वाले डिवीएशन के साउथ में फैलना शुरू हो गए थे। तो यहाँ तेल दबा का इलाका पूरा ये 13 डायनेस्टी तक कवर हो चुका था। यहाँ तक पूरी सेटलमेंट जो है वो आ चुकी थी अब, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है ये देखना था कि जो एरिया में रहने वाले लोग थे जो इजिप्शियनाइज हो रहे थे धीरे धीरे, हालांकि कनानी लोग थे, क्या इनको कोई बड़ी मकाम मनसब मिलता है कि नहीं मिलता। उसी के बेस पे हमें एक सेटलमेंट मिलती है जो कि तेल दबा के इलाके यानी हिक्सोस पीरियड के अंदर ये साइज, ये जो सेटलमेंट है इसका साइज डबल हो जाता है। और एक टर्टल बैक है जो कि साउथ ऑफ दी एस्बेथ रुशदी से कवर होती है एस्बेथ महसिन तक, ठीक है। तेल दबा वाज कंप्लीटली सेटल्ड इन दिस टाइम और तेल दबा का जो इलाका था वो इस टाइम तक हो चुका था पूरी तरीके से सेटल्ड। इसके साथ साथ टर्टल बैक जो थी नॉर्थ ऑफ दी कटाना नियर एस्बेथ हेल्मी, ये वॉज कवर्ड बाय समथिंग लाइक अ सिटाडेल, और एक सिटाडेल भी मौजूद था जो कि यहाँ पे मौजूद था। एस्बेथ, ये वाला जो एरिया था ना एज़रबैजान वाला एरिया, ये कटाना वाला एरिया, यहाँ पे सिटाडेल मौजूद था जो F1 की पेलुसोइक ब्रांच में था। और ये एस्बेथ हेल्मी वाला इलाका है, यानी यहाँ से लेके तेल दबा का पूरा जो रीजन है, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये पूरा रीजन जो है ये अर्बनाइज्ड हो चुका था। यहाँ पे लोगों ने बसना शुरू कर दिया था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रह रहे थे। इसका मतलब काफ़ी ये एलीट इलाका मौजूद था क्योंकि यहाँ पे बड़े मिनिस्टर्स और उनके जो गवर्नर्स हैं वो रहा करते थे। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे आप समझ में धीरे धीरे करके उस पीरियड की आ रही हैं और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे रीड करते हैं एक रिसर्च पेपर को, ठीक है ना। ठीक है, हिक्सोस पीरियड के अंदर सेटलमेंट जो है ये 250 हेक्टेयर यानी 3 साइज ऑफ दी हजोर जो है वो एक साइट है पैलेस्टाइन में, इससे भी बड़ी हो चुकी थी। यानी इतना बड़ा एरिया में फैल चुके थे पूरे हिक्सोस पीरियड के अंदर, ठीक है ना। तो आखिर ये हुआ कैसे, सवाल यहीं पे पैदा होता है कि इतनी बड़ी सेटलमेंट जो एकदम से अर्बनाइज्ड हो ही जा रही है 13 डायनेस्टी से 15 डायनेस्टी तक इतनी अर्बनाइज्ड हो गई इस पूरे एरिया के अंदर, तो आखिर ये काम हो कैसे रहा था इतनी आसानी से। अ प्रोविंशियल सेटलमेंट हैज बिकम अ प्रोविंशियल सेंटर एंड फाइनली वन ऑफ द लार्जेस्ट टाउन इन इजिप्ट। एक सेटलमेंट जो थी, जो एक टाइम पे एस्बेथ रुशदी के पास एक सेटलमेंट थी, अब वो एक प्रोविंशियल सेंटर बन चुका था इजिप्ट का और वो वन ऑफ द लार्जेस्ट
लार्जेस्ट टाउन बन चुका था इजिप्ट का सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड में, यानी हिक्सोस पीरियड के पहले, यानी 13 और 14 डायनेस्टी के अंदर ये सबसे बड़ा पीरियड टाइम बन चुका था। तो प्लॉजिबल तो यही था कि जब भी हिक्सोस रूलर बनेगा तो वो अपना कैपिटल अवारीस नाम की जगह को ही बनाएगा, क्योंकि ये इतना हाईली अर्बनाइज्ड एरिया था। अब आप ये सोचिए कि हम बात इसके कंपैरिजन में हम किसको लेके आ रहे हैं, इसके कंपैरिजन में हम साउथ में बसे हुए थेप्स के इलाके को लेके आ रहे हैं, जो कि खुद इतना अर्बनाइज्ड मौजूद था वो वाला एरिया। बट यहाँ पे बात और थी, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एरिया डिफरेंट अहमियत का हामिल था, क्योंकि ये डेल्टिक रीजन था। डेल्टिक रीजन के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका फायदा था वो इसका था कि मेडिटेरेनियन ओशन के क्लोज था, उससे बहुत ज्यादा कनेक्शन रखता था। राउट्स जो थे वो कनान से डायरेक्ट कनेक्ट करते थे, सीनाई डेजर्ट से भी जो कि लैंडर वाला रूट था, और सी वाला रूट था, दोनों तरीके से, राइट। अगर सी वाले रूट से आप जरा गौर फिक्र करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम वाले दौर की बात कर रहा हूँ, जब सीनाई डेजर्ट के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ने एंट्री मारी थी, मतलब वहां पे ले जा रहे थे लोगों को। तो अभी हम वहां नहीं जा रहे, लेकिन काफी हद तक 12वीं डायनेस्टी के अंदर हमें समझ में आ रहा है जो सेटलमेंट्स बढ़ना शुरू हुई वो 13वीं डायनेस्टी तक पूरी एक अर्बन सेंटर बना बैठी थी। इसका साइज ही इस चीज की बहुत बड़ी निशानी है कि अवारीज जो है वो कैपिटल क्यों बना हिक्सोस पीरियड का, क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉपुलाइज्ड एरिया हो गया था, राइट। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं कि 12वीं डायनेस्टी की सेटलमेंट जो एस्बेत रुश्दी के पास है वो एक हेरकोपोलियन पीरियड तक जाती है, ठीक है ना। जो टेंपल एस्बेत रुश्दी के पास आया है वो मेंशन करता है फाउंडेशन विद द नेम द डोर ऑफ टू रोड्स ऑफ कहते हैं, यानी वो टेंपल जो ढूंढा था, ठीक है ना, एडम ने, जो एक शख्स थी एडम, उन्होंने ढूंढा था, उन्होंने उसके डोर पे, मतलब उसकी फाउंडेशन में ये नाम लिखा हुआ पाया, द डोर ऑफ द टू रोड्स ऑफ कहते, अ लेटर पॉपुलर रॉयल नेम ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है ना। तो यानी पता चलता है और भी पुराने एक राजा का ये टेंपल हुआ करता था, उसकी फाउंडेशन यहाँ पे मिलती है। दिस फाउंडेशन हैज़ येट टू बी लोकेटेड, अभी इसके पूरा प्रॉपर लोकेशन नहीं आई है इस रिसर्च पेपर के आने तक। इट इज़ प्रोबेबली इन द विसिनिटी ऑफ एस्बेत रुश्दी वेयर एज ऑलरेडी नोटेड शहता आदम एक्सकेवेटेड टेंपल ऑफ अमेनहम्हात फर्स्ट विच वॉज सब्सिक्वेंटली इनलार्ज एंड रिन्यूड अंडर सेन्यूसरिड थर्ड, यानी ये वही टेंपल है जिसको अमेनहम्हात फर्स्ट ने रिन्यू कराया और फिर यही रिन्यू होता रहा पूरे 12th डायनेस्टी के पीरियड तक। यानी कह सकते हैं ये टेंपल अहमियत का हामिल था, है ना, उस वक्त के लोगों के लिए, उस एरिया के लोगों के लिए जो अभी मॉडर्न एस्बेत रुश्दी के इलाके में मौजूद है। ये जो साइट है, ये जो डिविएशन है F1 ऑल्सो कंटेन एविडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग अर्ली 12th डायनेस्टी इन द फॉर्म ऑफ लेबरर सेटलमेंट। लेबरर सेटलमेंट्स की ऑक्यूपेशंस को भी ये काफी हद तक मैप कर जाती हैं, एविडेंसेस हमें वहां से मिलते हैं। फॉलोड बाय हाइटस अंटिल लेट 12th डायनेस्टी व्हेन इट वाज रीसेटल्ड बाय कैनानाइट्स। और ये भी मौजूद है कि इस चीज़ का भी हमें देखने को मिलता है कि 12वीं डायनेस्टी में जो सेटलमेंट्स थी जहां वो लेबरर रहा करते थे, जिन्होंने वो सेटलमेंट्स और पैलेसेस बनाए आसपास के, जब वो अबेंडन हो गई तो उसी जगह पे कुछ कैनानाइट्स ने आके अपनी जिंदगी बसर करी। यानी वहीं पे एक ऐसा पीरियड आया लेट 12th डायनेस्टी का जहां पे रीसेटल्ड हुए कनानी लोग, राइट। ये कनानी लोग जो हैं वो रीसेटल्ड हुए उस जगह पे। टर्टल बैक ऑफ टेल अल दबा शो द साइन ऑफ देम थिन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग लेट 12th डायनेस्टी। टेल अल दबा विच वाज ओनली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द होल सेटलमेंट was more substantially settled during 13th डायनेस्टी। टेल दबा का जो इलाका था वो 13th डायनेस्टी में ज़्यादा सेटल्ड था, ये हमें स्ट्रैटम जी बताता है। and was afterward partially abandoned perhaps as a result of an epidemic sign of which may be discerned in some excavated remains। इतनी भयंकर चीज़ यहाँ पे मैंने ढूंढ के निकाली है आप सबके लिए कि आप सोचते रह जाएंगे। मैंने आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली कहानी बताई, मैंने बताया कि अर्ली 13th डायनेस्टी के अंदर, यानी 12th से 13th डायनेस्टी के बीच में कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम इजिप्ट आए हो सकते हैं। दो चीज़ें हमें मिलती हैं, कैनानाइट सेटलमेंट्स हमें मिलती हैं इजिप्ट के अंदर, उस इलाके में जहाँ पे पहले कोई सेटलमेंट मौजूद नहीं थी। इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि टेल अल दबा का जो एरिया था वहाँ पे एक टाइम पे सेटलमेंट हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद वो अबेंडन कर दी गई। पार्शली अबेंडन क्यों कर दी गई? क्योंकि वहाँ पे एक एपिडेमिक फैल चुकी थी, एक प्लेग फैल चुकी थी, बीमारी फैल चुकी थी, जिसके जो साइंस हैं वो हमें एक्सकेवेटेड मटीरियल से मिलते हैं। सेम उसी प्लेग का जिक्र इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली कहानी में बाइबल के अंदर होता है। मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली वही चीज़ हो सकती है, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकती है इस पूरे एरिया से, राइट। कि इसी एरिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है जब वो गए थे उस राजा के पास, तो हो सकता है कि वहाँ पे जब वो वापस आए तो उस जगह पे पूरी प्लेग फैल गई हो, बीमारी फैल गई हो। वो बीमारी फैलते पहले टेल अल दबा के पूरे एरिया को, रीजन को कवर कर गई हो 13 डायनेस्टी के, और उसके बाद वहाँ की सेटलमेंट्स को अबेंडन कर दिया गया हो जो पहले से कनानी कैनानाइट्स से भरी। एक चीज़ याद रखिए, डिस्टिंक्शन समझ लीजिए, कनानी लोगों का मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली, बनी इसराइल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद कनान में आए थे तो इसके उस टाइम पे कनान में और लोग भी रहा करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले ऐसे इब्रानी थे, यानी सीरियाई बंदे थे जो कि कनान की ज़मीन पे आए थे। इससे पहले कनान में लोग थे, कनान में राजा महाराजाओं का सिस्टम था, कनान में पूरी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उनकी पूरी मिलिट्री बेसिस थे, ये मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि कनान भी छोटी ही सही लेकिन बटी हुई सिविलाइजेशन का हिस्सा थी मेसोपोटामिया की, लेकिन इजिप्ट उस टाइम पे हाईली स्टेबलाइज सिविलाइजेशन हुआ करती थी। 13 डायनेस्टी के बाद ही अनस्टेबिलिटी आना शुरू हुई है इजिप्ट के अंदर। 13 डायनेस्टी से पहले इजिप्ट हाईली स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन थी। और एक और चीज़ जिसका हमें जिक्र मिलता है कि आमिनहम्हात और सेन्यूसरत
फर्स्ट वाले जो ये राजा महाराजाओं का दौर था, इसके अंदर ना तो कोई ऑफिशियल फेरो वाला सिस्टम मौजूद था, यानी ये फेरो वाला लक़ब भी नहीं दिया जाता था एक तरीके से, और एक तरीके से ये कनानी भी नहीं थे। यानी दो चीज़ें थी कि हिक्सोस पीरियड से पहले वाले राजा थे तो इजिप्ट के उसी डायनेस्टिक पीरियड्स के सक्सेसर्स, बट काफ़ी हद तक वो बड़ी अर्ली फेज में थे अपने, अभी उनके लिए फेरो वाला मकाम मुस्तहकम नहीं हुआ था उस तरीके से, क्योंकि टेम्पल्स भी धीरे धीरे बन रहे थे 12वीं सेंचुरी 12वीं डायनेस्टी में। और यही चीज़ हमें समझ में आती है इस पेंडेमिक वाले यानी एपिडेमिक वाले एरिया से कि यहाँ से पे लोग चले गए। इसका मतलब ये है जो कनानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में इजिप्ट कहीं ना कहीं गए हों, सेटल्ड हुए हों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उसी चीज़ की तलाश में इजिप्ट पहुँचे हों किसी वजह से। एक बाइबल जो बताती है वो बताती है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मकाम पे पहुँचे, गालिबन अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उस मकाम से पीछे पूरे कनान में कहत पड़ गया था, फेमाइन पड़ गया था, और इजिप्ट एक वाहिद ऐसी ज़मीन थी जहाँ पे कहत नहीं पड़ा था। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे की तरफ बढ़े ताकि वो माल गल्ला और तिजारत किसी हद तक कर सकें, राइट। तो एक यहाँ से ये चीज़ हमें क्लियर होती है कि वहाँ पे पहले से मौजूद कनानी सेटलमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही चीज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिमाग में आई वही कनानियों के दिमाग में भी आई होगी कि इजिप्ट ही वाहिद ऐसी ज़मीन है जहाँ पे हमें सस्टेनेंस लंबे टाइम तक मिल सकता है। उसके बदले बस हमें इजिप्ट का कल्चर अपनाना होगा, उनके खुदाओं को अपनाना होगा, जो कि उस वक्त कनानियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। ऑब्वियसली वो मोनोएथिस्टिक लोग तो नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ से ये चीज़ हमें समझ में आती है। नॉर्थ ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स जो थे अवारीस के, जो कि एस्बेत महसिन की तरफ है, और साउथ पार्ट जो है जो कि एजाविन की तरफ है, नीचे की तरफ, वर ओनली ऑक्यूपाइड एट द बिगिनिंग ऑफ हिक्सोस पीरियड। ये वो एरियाज थे जो अभी तक तो खाली थे लेकिन हिक्सोस पीरियड की बिगिनिंग में ऑक्यूपाई किए गए थे, यानी अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता था। द सेम इज ट्रू फॉर साइट ई एट खताना जो कि वेस्ट में है, और एजाई अलोंग द पेलुसिक ब्रांच ऑफ द नाइल, जहाँ पे सेटलमेंट्स 18 डायनेस्टी के अंदर हुई। यानी हिक्सोस में भी इस पूरे एरिया में, साउथ वाले एरिया में ज़्यादा सेटलमेंट्स मौजूद नहीं थी, जितनी मौजूद थी वो तेल दबा वाले ही एरिया में मौजूद थी, एस्बेत रुश्दी के साउथ के अंदर, जो कि F2 डिविएशन वाली ब्रांच के साउथ में थी, राइट। तो ये 18 डायनेस्टी तक फिर यहाँ पे लोग आना शुरू हुए, फिर इसको नीचे साउथ से कनेक्ट कर दिया गया, जो कि मेनिफिस का इलाका और थेब्स का इलाका था। ये मैं मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात कर रहा हूँ। 18th डायनेस्टी यानी न्यू किंगडम की हम बात करेंगे, नए राजा महाराजा, वो फिरौन वाला जो लक़ब था स्पेशली उस चीज़ की हम बात करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 12th डायनेस्टी intentionally established an Egyptian royal settlement at this location because it was strategically valuable. Later Hyksos expanded as their capital. इसके बारे में हमने ऊपर बात कर ली है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि आखिर क्यों 12वीं डायनेस्टी ने वहाँ पे अपनी सेटलमेंट को लगाया एस्बेत रुश्दी के साउथ में, उस टेम्पल वाले इलाके के अंदर, ताकि वहाँ से फिर हिक्सोस पीरियड वाले रूलर्स ने उसे पर एक्सपेंड किया। आखिर क्यों इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो, इतना तो मैंने आपको बता दिया, और काफ़ी हद तक मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम 12th और 13th डायनेस्टी के दौर में ही क्यों गए हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन तो बैठ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे एविडेंसेस हमें और मिलते जाएंगे और जैसे जैसे साइट्स और हमें वैल्यूबल चीज़ें दिखाती जाएंगी, आपको वहाँ के राज के बारे में और पता चलता जाएगा। मैं इस रिसर्च और इससे रिलेटेड 5 रिसर्च पेपर हैं जिनको मैं स्टडी इस टाइम पे कर रहा हूँ, और उसको स्टडी करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप समझें कि जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है, एक आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च करता है, तो वो एविडेंसेस को देखता है, वो ये नहीं देखता कि सोर्स क्या है, क्योंकि सोर्स आपको बैक ट्रैक खुद करना होता है, फिर कहानी आपको खुद बनानी होती है। हमारे पास 2 फायदे हैं, आसमानी किताबों के थ्रू हमें कहानी का पता चल चुका है, और एविडेंस बेस्ड रिसर्च के थ्रू हमें उस कहानी के एविडेंसेस मिलाने का मौका मिल गया है। तो एक टाइम से एक तरीके से हमारा जो काम है वो शेरलॉक होम्स वाला हो जाता है कि हमें एविडेंसेस को बैक ट्रैक करना है, रिवर्स इंजीनियर करना है, और एक कहानी को मिला देना है उससे जाके। ये बिल्कुल भी साइकोलॉजिकल कोई इल्यूजन नहीं है जो हम कर रहे हैं अपने साथ, बल्कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चीज़ है जो हमारी इस रिसर्च में हमारी मदद कर सकती है। अगली पीरियड में हम देखेंगे कि प्लान्ड सेटलमेंट जो 12वीं डायनेस्टी में उस एरिया में हुई थी, साउथ ऑफ एस्बेत रुश्दी, इस इलाके में, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, मैं आपको बार बार दिखाता रहूँगा, ठीक है ना। पेलुसोइक ब्रांच की F2 दूसरी डिविएशन के अंदर, ये फर्स्ट डिविएशन है, सेकंड डिविएशन है पेलुसोइक ब्रांच की, और ये एस्बेत रुश्दी का इलाका, ये पूरी जो सेटलमेंट हुई, और हिक्सोस पीरियड में जो यहाँ तक तेल दबा तक ये सेटलमेंट इंक्रीज हुई, बल्कि यहाँ तक हुई है इंक्रीज, तो ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे राजा महाराजा ने क्यों सेटलमेंट करी 12th डायनेस्टी के, खास करके अमेनहम्हात I, जिनका टेम्पल यहीं पर हमें मिलता है, और इसी को रिन्यू करवाया सेनुसरेत I ने। इसी के बारे में हम कम से कम तो मुझे ऐसा लगता है अगर इसी तरीके से हम बढ़ते रहे तो 4 से 5 वीडियो हम खाली इजिप्ट की इसी सिविलाइजेशनल मैप को पढ़ने में लगा देंगे। और बिलीव मी, जब हम ये चीज़ समझेंगे तो आपको अजीज़ का कैरेक्टर स्केच, जिनको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने महल में रखा था, जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा था, और मलिक का वो कैरेक्टर, यानी वो जो राजा, और उसने वो जो ख्वाब देखे थे, और पूरा एग्रीकल्चरल प्लानिंग जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की थी उस दौर में कि 7 साल कहत पड़ेगा, 7 साल गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, वो सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से मैप करेंगे। साथ साथ बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुरानी पॉइंट ऑफ व्यू से बनी इसराइल ने कहाँ पे जाके अपने आप को बसाया, वो चीज़ हम देखेंगे, और वहाँ से फिर कैसे 400 साल के बाद तकरीबन मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल को वहीं से निकलना पड़ा इनटू सीनाई डेजर्ट, यानी सीनाई रेगिस्तान के अंदर। तो ये पूरा जो सेटलमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होती है मैं वो भी आपको आगे की वीडियोज़ में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।